नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। इन सवालों को ज़रा ध्यान से देखिए क्या क्या लिखे हुए हैं। 3 राज्यों के नाम बताइए जहां पर काली मृदा पाई जाती है। ये आज भी आपसे पूछा जा सकता है। इस प्रकार मुख्य रूप से कौन सी फसल उपजाई जा सकती है किसमें? काली मृदा में। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? इस प्रकार के क्वेश्चंस को आज हम लोग किस में पढ़ेंगे? तो ये क्लास 10th का एनसीईआरटी है ज्योग्राफी का, जिसका पहला चैप्टर है संसाधन। और 9th का जो एनसीईआरटी था उसमें लास्ट चैप्टर है जनसंख्या। क्या है नाम उसका? जनसंख्या, जिसमें 2001 की जनसंख्या दी हुई थी। 2001 की जनसंख्या आपके लिए किसी भी प्रकार से रिलेवेंट नहीं है, उसी पर आधारित एनालिसिस था वो, तो इसलिए उसको हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। एनसीईआरटी का जो लोग आंसर राइटिंग करना चाहते, जो लोग 71 बीपीएससी का सोच रहे हैं या बिल्कुल बेसिक से अगर आप लिखना शुरू करना चाहते हैं, तो एनसीईआरटी आंसर राइटिंग का मैंने अलग से ग्रुप बनाया है, जिसमें एनसीईआरटी के ही सवाल मैं दूंगा। अभी 6th का ज्योग्राफी से मैं शुरू कर दूंगा, कल से सवाल दूंगा मैं। 6th का ज्योग्राफी का सवाल सॉल्व करवाऊंगा आपसे, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं। फिर 7th का, फिर 8 का, फिर 9th का, फिर 10th का, फिर 11th, फिर 12th। इस प्रकार से एनसीईआरटी का आंसर राइटिंग अगर आप करेंगे तो बेसिक से आप सीख जाएंगे। बच्चों जैसे सिखाऊंगा मैं कि चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है वीडियो, सब उसका आंसर राइटिंग करके मुझे भेजिए, चेक हो जाएगा। तो पेड ग्रुप है, उसके लिए अगर आपको ज्वाइन करना हो तो फीस वही है। आपको अलग से अगर ज्वाइन करना हो तो मुझे बताइएगा, मैं आपको ऐड कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का लिंक रहता है, कॉमेंट में भी मैं दे दूंगा, इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। अगर 71 बीपीएससी का सोच रहे हैं तो ज़रूर जुड़िएगा। 71 बीपीएससी के लिए अगर समग्र तैयारी की सोच रहे हैं तो यकीन मानिए, इससे अच्छा कहीं पर कोई कोर्स नहीं चलता है आंसर राइटिंग का, कहीं पर भी नहीं। जो आप पढ़ेंगे वीडियो में, उसी पर आधारित सवाल आपको दिए जाएंगे और उसी को लिखना होगा। शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं। अगर समग्र रूप से यूपीएससी की तैयारी करना शुरू करें तो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के एनसीईआरटी को पढ़ते हैं। 9th का जो लास्ट चैप्टर था मैंने क्या बताया, जनसंख्या। उसमें क्या दिक्कत है कि एनसीईआरटी जो है वो पुरानी है, तो उसमें 2001 की जनसंख्या पर आधारित है, इसलिए उसको हमने कवर नहीं किया है। ठीक है, हम लोग 11 की जनगणना को अलग से पढ़ लेंगे एग्जाम से पहले। अब देखिए क्या है, संसाधन एवं विकास क्या है। 2023 में सितंबर महीने में जो आपका 69 बीपीएससी हुआ था, उसमें एक सवाल संसाधन से पूछा गया है। संसाधन क्या होता है, तो इसलिए संसाधन से जुड़े हुए सवाल आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप भी करेंगे और साथ ही साथ आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो ध्यानपूर्वक इसको देखिएगा। और एक चीज़ मैं बताता हूँ, भीड़ से अगर अलग होना है ना आपको, तो घंटों पढ़ा कीजिए, नहीं तो हवाबाजी करने से केवल सिलेक्शन नहीं होने जाना है आपका। ठीक है, तैयारी कर रहे हैं, केवल ये माहौल बनाने से तैयारी नहीं होती और सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, देखिए क्या है, क्या आप उन वस्तुओं के नाम बता सकते हैं जो गांव और शहरों में हमारे जीवन को आराम पहुंचाते हैं? अभी जिस बेड पर बैठे होंगे, जिस कुर्सी पर बैठे होंगे, हो सकता है लकड़ी का बना हो या लोहे का बना हो, वही प्रकृति से संसाधन आए हैं। लेकिन कच्ची लकड़ी पर तो आप नहीं बैठ सकते हैं, उसको संसाधन को क्या किया जाता है, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके कुर्सी बनाई जाती है। जिस मोबाइल को देख रहे हैं उसका जो स्क्रीन बना है वो भी प्रकृति से संसाधन लिया गया होगा। जो आप चार्जर या ईयरफोन वगैरह यूज करते हैं, हर चीज़ प्रकृति से लिया गया है। कुछ मैन मेड भी हो सकते हैं, या कुछ संसाधन को प्रसंस्कृत कर देते हैं हम लोग, जिसको प्रोसेसिंग कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको जो आराम पहुंचा रही है, सब कुछ सब संसाधन ही कहलाते हैं। ऐसी वस्तुओं की सूची तैयार करिए, इनको बनाने प्रयोग होने वाली पदार्थों का नाम लिखिए। आराम से करेंगे, एक दिन में जो चैप्टर करेंगे, क्योंकि 10 का एनसीईआरटी आ गया तो काफ़ी बड़े बड़े चैप्टर हैं। हमारे पर्यावरण उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है, जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, सोलर एनर्जी संसाधन नहीं हुआ करता था जब तक हमने सोलर प्लेट का निर्माण नहीं किया था, तो भविष्य का संसाधन का नाम दिया गया था उसको। ठीक है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। सांस्कृतिक रूप से भी मान्य है, संभाव्य है, उन्हीं को हम क्या कहा जाता है, संसाधन। ये एनसीईआरटी का डेफिनेशन है, बेसिक से समझकर ध्यान में रखिएगा। अब इस ट्रायंगल को समझिए, क्या है, भौतिक संसाधन, प्रौद्योगिकी और संस्थाएं तीनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, तो संसाधन का निर्माण करते हैं। प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के मध्य अंतर संबंध को दिखाता है। ये तीनों एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, इंटर रिलेशन तीनों के अंदर में स्थापित होता है। ओके, अगला देखिए क्या है कि वस्तुओं के रूपांतरण की प्रक्रिया प्राकृतिक प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के परस्पर अंतर संबंध में निहित है। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा, तकनीक के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा
प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास को गति तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? ऐसा नहीं है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधन परिवर्तित करते हैं। इसीलिए मानव जो है, मानव भी एक संसाधन है। इसीलिए पहले शिक्षा मंत्रालय का नाम था मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स। मानव संसाधन है एक, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम बाकी संसाधनों का निर्माण हमारे ही द्वारा किया जा सकता है। कभी आपने देखा है गाय बैठकर कुर्सी बना रही हो, या शेर बैठकर लोहा खोद रहा हो, है ना, या फ़ोन बना रहा हो? नहीं देखा है ना। इसीलिए मानव भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। ये पर्यावरण में पाए जाने पदार्थों को संसाधन परिवर्तित करते हैं, उन्हें प्रयोग करते हैं। इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जैव और अजैव में बटे होते हैं। यही आपसे पीटी का सवाल पूछ लेगा कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार में बटे होते हैं। यह स्टेटमेंट देगा उत्पत्ति के आधार पर संसाधन केवल 2 भागों में बटे होते हैं, जैव और अजैव। आप तो बोलोगे एलिमिनेशन मेथड में सिखाया था कि केवल जहाँ देखना मार देना गलत, लेकिन वहाँ पर वो सही होगा। केवल 2 भाग बटे होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। संपाप्य के आधार पर, संप्राप्यता के आधार पर नवीकरणीय योग और अनवीकरणीय योग, मतलब समाप्त होगा या नहीं होगा उसके आधार पर। नवीकरण जिसका नवीकरणित हो सके, जैसे पेड़ पौधे फिर से लगा सकते हैं, लेकिन पृथ्वी का कोयला अगर आप एक बार ख़त्म कर देंगे उसको बनने में फिर बहुत लंबा अरसा लगेगा, ठीक है। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, जैसे आपका फ़ोन हो सकता है। सामुदायिक, जिस सड़क पर आप चलते हैं वो आपका नहीं है, ठीक है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, जैसे भारत का राष्ट्र जो देश की भूमि है वो भारत का है। अंतर्राष्ट्रीय हो सकता है जैसे गहरा समुद्र, ठीक है। विकास के आधार पर संभावी, विकसित, भंडार व संचित को, संभावी मतलब जिसकी संभावना है भविष्य में संसाधन बनने की। जैसे हम लोग जब छोटे छोटे थे तो विज्ञान की पुस्तक में हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन जो है वो भविष्य की क्या है, तो ईंधन है। अब वो भविष्य आ गया है, अब तो हाइड्रोजन के ईंधन के तौर पर उपयोग किया जा रहा है। लेकिन अभी भी एनसीईआरटी में वही लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन है। भविष्य आ चुका है अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो। इसी प्रकार से सोलर एनर्जी कभी भविष्य का ईंधन रहा होगा, लेकिन सोलर एनर्जी अब क्या हो गया, अब हमारा ईंधन का काम करता है, ओके, ऊर्जा का स्रोत है वो। संसाधन को देखिए किस प्रकार से बांटा गया है। इसको फॉर्मेटिंग कहते हैं। ये अगर आप एग्जाम में बनाते हैं तो काफ़ी आपके मार्क्स इंप्रूव होने की संभावना रहती है। तो आंसर राइटिंग में इस प्रकार से बांटा कीजिए। फॉर्मेटिंग करने से थोड़ा सा आंसर का इंप्रूव होता है, ओके। ज़रूरी नहीं होता है हर सवाल में, लेकिन अगर आप करते हैं तो कोई बुरा भी नहीं होता, आपके मार्क्स इंप्रूव भी होंगे, कम नहीं होंगे, ओके। अगला देखिए क्या है, संसाधनों के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन और अजैव संसाधन। इन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है। इनमें जीवन व्याप्त है, जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि। अजैव संसाधन, ये सारे संसाधन निर्जीव वस्तु होते हैं, जैसे चट्टान, धातुएं, ये सब के सब अजैव कहलाए। ये तो बेसिक हो गया, इतना तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। समाप्यता के आधार पर क्या होता है, नवीकरणीय योग्य संसाधन, वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकरणित या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे पेड़ है, पेड़ लगा दो फिर से बन जाएगा, ठीक है ना। लेकिन कोयला क्या फिर से बन पाएगा? उतना आसानी से नहीं बन पाएगा प्राकृतिक रूप से, ठीक है। उन्हें नवीकरणीय योग्य अथवा पुनः प्राप्ति योग्य संसाधन कहा जाता है, पुनः पूर्ति योग्य। उदाहरण अर्थात सौर तथा पवन ऊर्जा, जल, वन व वन्य जीवन। इन संसाधनों को सतत अथवा प्रवाह संसाधन में विभाजित किया गया है, ये ध्यान में रहेगा। इसमें जैसे पवन ऊर्जा है, ये समाप्त होने वाली ऊर्जा नहीं, नवीकरणित ऊर्जा है। उसके अलावा जल भी है, क्योंकि जल चक्र विद्यमान होता है, ठीक है। हाँ, पीने के पानी समाप्त हो सकते हैं, हो जाए सारे के सारे पीने के पानी समुद्र में मिल जाए तो खराब हो जाए, खारा पानी हो जाएगा। लेकिन पृथ्वी पर जल की जितनी मात्रा है वो लगभग में स्थिर रहती है, उसका कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि जल चक्र होता है। जल चक्र आपने सुना होगा, नाइट्रोजन चक्र सुना होगा, फास्फोरस चक्र सुना होगा। ये सब चक्र कई बार इकोलॉजी में पूछ लिए जाते हैं आपसे सवाल में, ओके। अब अगला देखिए, और नवीकरणीय संसाधन कौन कौन से होते हैं। इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। खनिज व जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधन के उदाहरण हैं। इनके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनमें से कुछ संसाधन जैसे धातुएं पुनः चक्रीय हैं, मतलब रिसाइकल किया जा सकता है उनको, ठीक है। कुछ संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन और चक्रीय हैं, वो एक बार प्रयोग के साथ ही खत्म हो जाते हैं। अब जैसे लोहा है, लोहा का निर्माण थोड़ी ना होता है। लोहा का तो हम रॉ मटेरियल हेमेटाइट वगैरह खोद कर लाते हैं, उसका जो अयस्क होता है, ओर जिसको बोलते हैं, उससे हम लोहा का निर्माण करते हैं, स्टील बनाते हैं या आयरन बनाते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब लोहा का कुर्सी बना लिया तो हो सकता है उसको गला के अगली बार उसका बर्तन बना ले, या कोई हथियार बना ले, या कोई कैरियर बना ले, कुछ भी बन सकता है, साइकिल में उपयोग हो जाए। रिसाइकल उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रिसाइकल बोलते हैं, ठीक है।
लेकिन तेल है, तेल को आपने जला लिया तो उसका रिसाइकल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन होते हैं, जैसे किसी भी व्यक्ति का हो सकता है या किसी समुदाय का हो सकता है। संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व पर भी होते हैं। बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है, जिनके बदले वो सरकार को लगान चुकाते हैं। गाँव में बहुत से लोग भू के स्वामी होते हैं, आप भी हो सकते हैं। शहरों में लोग भूखंड, घर वगैरह सब कुछ आपके हो सकते हैं। चारागाह, तालाब, कुआं, ये निजी संसाधन हो सकता है। फ़ोन भी हो सकता है, कुर्सी भी हो सकता है, जिस रूम में रह रहे वो भी हो सकता है। और सड़क जो है वो क्या होगा, तो वो निजी संसाधन नहीं हो पाएगा। ठीक है, अपने परिवार के संसाधनों की सूची तैयार कीजिए, बच्चों के लिए, आपके लिए नहीं है। सामुदायिक स्वामित्व वाले, जैसे कि गांव के समिलात भूमि, चारण भूमि, शमशान भूमि, तालाब इत्यादि। नगरीय क्षेत्र के सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल, खेल के मैदान वहाँ रहने वाले लोगों के लिए उपलब्ध होते हैं। उस पर किसी एक का हक नहीं होता। नगर पालिका का उस पर क्या होता है, उस पर नगर पालिका का नियंत्रण इतना तक होता है कि उसकी साफ सफाई कर सकती है, ऐसा नहीं होता है कि वो। अब इसी प्रकार से अगला है राष्ट्रीय संसाधन, जो देश का संसाधन होता है। तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है। देश में पाए जाने वाले हर चीज़, मानव भी राष्ट्रीय संसाधन में आता है, मानव संसाधन। ठीक है, देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वे व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिकृत कर सकती है। सरकार को ये अधिकार है कि अगर आम जनता के हित में आए ना, तो आपकी जो संपत्ति है, आपका जो संसाधन है, उसको बोले कि आज से ये राष्ट्रीय संसाधन है गुरु, तो हो जाएगा। आपने देखा होगा कि सड़कें, नहरें, रेल लाइनें व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी हुई है। शहरी विकास प्राधिकरण को सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया हुआ है। सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन, जीवन, राजनीतिक सीमाओं के अंदर की सारी भूमि, 12 समुद्री मील यानी कि समुद्र में भी तट के बाद 22.5 किलोमीटर लगभग में हमारा होता है, तथा महासागरीय क्षेत्र इसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा। ये क्लियर हो गया। अगला है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती है। तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी, अब कहीं से तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी, जैसे भारत में हिंद महासागर में आ जाइए, तो यहाँ से 200 समुद्री मील की दूरी जो किसी भी देश के इकोनॉमिक क्षेत्र में नहीं आता, अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होता है। वहाँ पर सभी देश जा सकते हैं। जैसे आर्कटिक, अंटार्कटिक का क्षेत्र जो है, ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में है। भविष्य में वहाँ पर लोग जाएंगे। जब अंटार्कटिका का बर्फ जो है वो पिघल जाएगा, अंटार्कटिक का, तो वहाँ पर भी लोग रहेंगे, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ होगा कार्यक्रम। वो अंतर्राष्ट्रीय होगा, किसी एक का हक नहीं होगा। ठीक है, क्या आप जानते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, भारत के पास अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से दूर हिंद महासागर तलहटी से मैग्नीज ग्रंथियों का खनन करने का अधिकार है। कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की पहचान करें। भारत को यह अधिकार दिया गया था यूएन के द्वारा कुछ समय के लिए। अब भारत सरकार को एक और दिया गया है, जिसमें है कि भारत सरकार हिंद महासागर रिसर्च वगैरह करके कुछ दिनों के लिए संसाधन निकाल सकती है। जो भारत सरकार का आपने कार्यक्रम सुना होगा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का एक मिशन है, जिसके तहत भारत सरकार डीप ओशियन मिशन करके भारत सरकार डीप ओशियन में रिसर्च को भी बढ़ावा देगी और आने वाले समय में वहाँ से संसाधन का भी खनन करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकास का स्तर पर संभावी संसाधन, यह वे संसाधन है जो किसी प्रदेश से विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग में विशेषकर राजस्थान, गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधन का अपार संभावना है। इनको संभावी कहा जाता है। मैंने कुछ और उस ऊपर डिफाइन कर दिया था। भविष्य के संसाधन कुछ और होते हैं। संभावी का मतलब है कि हमारे पास है, हम उसका उपयोग नहीं कर पाए हैं। सही डेफिनेशन को ध्यान में रखिएगा, मेरे से मिस्टेक हुआ था, इसको ध्यान में रखिएगा संभावी संसाधन को। परंतु इनका सही ढंग से विकास नहीं हुआ है। हमारे पास संभावना है, बहुत सारा क्या है, तो हमारे पास है कैपेसिटी, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। विकसित संसाधन, वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। संसाधन का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी संभाविता का स्तर पर निर्भर करता है कि आपके पास कितना सारा टेक्नोलॉजी है। भंडार का मतलब क्या होता है, पर्यावरण उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर है। ठीक है, भंडार में शामिल होते हैं उदाहरण के लिए जल, दो ज्वलनशील गैस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। हाइड्रोजन अत्यधिक ज्वलनशील होता है। अब बचपन में आप विज्ञान की पुस्तक में पढ़ा होगा आपने कि पफ का आवाज़ के साथ हाइड्रोजन गैस जल जाती है, ये बचपन में पढ़ते हैं भाई। उसके अलावा ऑक्सीजन, ये भी हाईली क्या है, तो ज्वलनशील है। इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो किसका निर्माण होता है, H2O, जो आग बुझाने के काम आता है तथा यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है। कौन सा, हाइड्रोजन। परंतु इस उद्देश्य से इसका प्रयोग करने का हमारे पास आवश्यक तकनीक का ज्ञान नहीं। मैंने आपको क्या बताया कि हाइड्रोजन का एग्जाम्पल एनसीईआरटी हमेशा देती है, लेकिन अब ये एग्जाम्पल गलत हो गया है। अब हाइड्रोजन एनर्जी का यूज शुरू हो गया है।
हाइड्रोजन एनर्जी पर आधारित जो ट्रेन है इसका निर्माण किया गया था कुछ दिन पहले यूरोप के एक देश में जिसका नाम है जर्मनी। ठीक है, तो ये चीज़ तो अब उदाहरण सही नहीं है, एनसीईआरटी में अभी अपडेट नहीं हुआ है। संचित कोष यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा है जिसे उपलब्ध तकनीकी ज्ञान के सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इसका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा होता है, संचित कोष, जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है। जो हमारे पास अभी तकनीक है उसके आधार पर हम इसका उपयोग कर सकते हैं, परंतु इसका उपयोग अभी हमने आरंभ नहीं किया है। हमारे पास इसका टेक्नोलॉजी भी है लेकिन अभी हमने इसका उपयोग शुरू नहीं किया है। ओके, इसका उपयोग भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जा सकता है। नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त किया जा सकता है, परंतु वर्तमान समय में इसका उपयोग सीमित पैमाने पर ही हो रहा है। जो नदियों के जल हैं उसका उपयोग करके हम डैम बनाकर हम उसका भारी स्तर पर उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अभी डैम जो है वो गंगा नदी पर तो आपको प्रमुख रूप से नहीं दिखेगा, तो बड़े बड़े जो नदियाँ हैं उस पर भी डैम बनाना बाकी है। एक उदाहरण इन्होंने दिया हुआ है उसका। क्रियाकलाप दिया है, क्रियाकलाप कर सकते हैं अगर आपके पास फुर्सत हो तो। संसाधनों का विकास, संसाधन किस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक हैं। सोचिएगा कभी आपके जीवन से सारे संसाधनों को हटा देंगे तो क्या सब होगा। ठीक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है, परिणाम स्वरूप मानव ने इसका अंधाधुंध उपयोग किया है जिससे निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो गई हैं। संसाधन जिस दिन से हमें पता चला कि हमारा है, मनुष्य के उपयोग के लिए है, उस दिन से हमने इतना इसका दुरुपयोग किया कि अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे इनकी कमी महसूस हो रही है। कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का ह्रास, संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए, जिसे समाज दो हिस्से संसाधन संपन्न और संसाधनहीन अर्थात अमीर और गरीब में बट गया है। अमीर का तात्पर्य क्या होता है गुरु? अधिक से अधिक जो संसाधन होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, उन तक पहुँच। और गरीब का मतलब क्या होता है? जो बेसिक रिसोर्स है, भोजन, उस तक भी पहुँच नहीं है, वो भी तो एक संसाधन में आता है। जल जो आप पीते हैं वो भी संसाधन का हिस्सा है। अगर आप तक जल की स्वच्छ पहुंच नहीं है तो यानी कि क्या हो रहा है, आप तक संसाधनों की पहुंच नहीं है। गरीबी का तात्पर्य ही होता है जो संसाधन जीने के लिए चाहिए उसका अभाव हो रहा है। सामान्य अर्थों में संसाधनों का अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिक संकट पैदा हो गया है, जैसे भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि निम्नीकरण इत्यादि समस्याएं पर्यावरण से संबंधित आ रही हैं। क्रियाकलाप दिया हुआ है, मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए शब्दों का चयन देखेंगे ना एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो भी आपके आंसर राइटिंग में दिक्कतें आती है। बेसिक से जब आप इसको पढ़ेंगे ना, शब्दों का चयन, लेखन शैली, बोलना, हर चीज़ आप सीख जाएंगे। लेकिन नहीं पढ़ते, इग्नोर करते हैं बच्चे, कोचिंग की तरफ भागते हैं, पता नहीं क्यों। मानव जीवन की गुणवत्ता, विश्व शांति बनाए रखने के संसाधन का समाज में न्याय संगत बंटवारा। न्याय संगत का तात्पर्य होता है कि जिसको जितनी जरूरत उसको उतना मिलना चाहिए, आवश्यक हो गया। यदि कुछ ही व्यक्तियों तथा देशों द्वारा संसाधन का वर्तमान दोहन जारी रहता है तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। ठीक है, इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का ही एक हिस्सा है। अब ये जो अंतिम लाइन है ना, अगर बचपन में मैं एनसीईआरटी आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप छोटे बच्चे हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन वाकई अगर पीसीएस यूपीएससी का स्तर का सोच रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक ये निबंध का लाइन है। सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का ही एक हिस्सा है। कभी सोचिएगा इसका तात्पर्य क्या होता है, लिखने की कोशिश कीजिएगा इस पर, 2-4 लाइन लिख पाएँ, 2-4 पेज लिख पाएँ। सतत पोषणीय विकास क्या है? सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास के पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो, वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसी को कहा जाता है। अब इसमें गोल जोड़ देंगे तो आ गया वो जो 13 गोल दिए हुए हैं और 17 गोल दिए हुए हैं, 169 उसके उपगोल दिए हुए हैं, वही वाले चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन सतत विकास होता क्या है? तो यही होता है कि वर्तमान में भी हम अच्छे से रह लें और भविष्य के लिए भी हम कुछ संसाधनों को बचा लें। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपकी 10,000 की मान लीजिए इनकम है, तो आप क्या करें, आज भी अच्छे से खाना पीना खा के, भाई ऐसा ना हो कि खाने में कटौती हो, अच्छे से रह सकें और मानव का जीवन जी सकें और थोड़ा बहुत चीज़ें आप भविष्य के लिए भी सेविंग कर सकें।
इसी को क्या कहा है? सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत पोषणीय विकास। ओके, अब अगला देखिए, रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन के बारे में दिया हुआ है। ये कितनी बार आपके पीटी में पूछा हो गया होगा, कभी ध्यान से पढ़ा ही नहीं आपने एनसीईआरटी को, ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। क्या है ये? 1972 कॉन्फ्रेंस के पश्चात 20 वर्षों के बाद 1992 में अमेरिका के सन्निकट ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में, अमेरिका के सन्निकट क्यों बोला मैंने? क्योंकि 1991 में यूएसएसआर जब टूटा तो अमेरिका ने अपना पावर दिखाने के लिए, एक ध्रुवीय विश्व की शक्ति दिखाने के लिए अपने आधार, अपने एजेंडे पर, पूरे विश्व के पश्चिमी देशों के एजेंडे पर इकट्ठा किया गया पर्यावरण के नाम पर कि अब एक हो जाओ, और उसमें अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी किया उसने। वो था 1992 रियो सम्मेलन। जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन एकत्रित हुए। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। और क्या है, इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांत, फॉरेस्ट प्रिंसिपल पर सहमति जताई गई। 69 के बाद मान लीजिए 70 भी बीपीएससी में पूछता है, फॉरेस्ट प्रिंसिपल पर किस सम्मेलन में सहमति पहली बार जताई गई थी? आप तो वहाँ पर सोचेंगे ये सवाल कहाँ से पूछा, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, टेस्ट सीरीज में भी नहीं दिखा था। 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की गई थी। एजेंडा 21, क्योंकि पिछला सदी कौन सा था? 20वीं सदी थी, 1900 ईस्वी से लेकर 1999 तक। तो 21वीं सदी अभी चल रहा है वर्तमान में। ठीक है, आगे बढ़ें, समझ में आ रहा है। एजेंडा 21 अब क्या है? ये किस चिड़िया का नाम है भाई? तो 10वीं क्लास के एनसीईआरटी भूगोल का अगर पढ़ा होगा तो उसमें इस चिड़िया के बारे में बताया हुआ है। यह घोषणा है 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना। यह एक कार्यसूची है, एक सूची दिया हुआ है कि क्या क्या करना है इसके तहत एजेंडा 21 में, जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारी के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी, रोगों से निपटना है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करेंगे। हर देश, हर शहर, हर राज्य, हर छोटे से छोटा देश क्या करेगा? अपने स्तर पर 21वीं सदी के लिए 1992 में उनको बोला गया था कि क्या करो भाई, तो अपना अपना एजेंडा 21, आपको अगले सदी में क्या क्या करना वो सब तैयार कर लो। ठीक है, एजेंडा 21 उसी का नाम है। संसाधन का नियोजन का तात्पर्य देखिए क्या है? संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए एक नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। इसलिए भारत जैसे देशों में जहाँ संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है भारत में संसाधनों का वितरण। किस प्रकार से भाई? तो कहीं पर जल ही जल है, पूरा पूर्वी भारत डूब रहा होता है तो पश्चिमी भारत पानी के लिए तरस रहा होता है। तो डाइवर्सिटी तो है ही, है ना। यह और भी महत्वपूर्ण है, यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की कमी है। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधन की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर हैं। कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहाँ महत्वपूर्ण संसाधन की अत्यधिक कमी है। उदाहरण अर्थात झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार हैं। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर भंडार में मात्रा में पाए जाते हैं परंतु मूल विकास की कमी है। ये सारे के सारे पिछड़े राज्य हैं। कौन कौन से? झारखंड, एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार में भी देख लीजिए। चलिए बिहार को भी देख लेते हैं। बिहार में तो संसाधन है नहीं, झारखंड पहले हमारा ही हिस्सा था। वर्तमान में भी झारखंड को स्थिति को देखिए, उड़ीसा को देखिए, छत्तीसगढ़ को देखिए, एमपी में भी काफ़ी सारे संसाधन पाए जाते हैं, लेकिन ये विकसित राज्यों में नहीं है। विकासशील में भी सबसे अधिक पिछड़े हुए राज्य हैं ये। क्यों? अफ्रीका में जहाँ पर सबसे ज़्यादा संसाधन है, अफ्रीका सबसे पिछड़ा हुआ महाद्वीप क्यों है? अफ्रीका को फ्यूचर का भी कॉन्टिनेंट कहा जाता है क्योंकि वहाँ के देश आने वाले समय में रूल कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास इतनी संसाधन है लेकिन एकीकरण नहीं है। जाति पंथ के नाम पर, समुदाय के नाम पर, कबीलों के नाम पर इतने लड़ते हैं कि यूरोपीय देश, एशियाई देश, पश्चिमी देश उसका फ़ायदा उठाकर उनके सोना, चांदी, कोबाल्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम सब के सब उठाकर लेकर चले गए और ले जा रहे हैं। संसाधनों से प्रचुर अफ्रीका सबसे गरीब मुल्क में से एक है, सबसे गरीब द्वीप में से एक है, और संसाधनों की कमी वाला थोड़ा सा कमी है यूरोप में सबसे अमीर जगहों में से एक है। किस प्रकार से? अफ्रीका से तो छोटा है यूरोप,
सोचिएगा कभी आगे बढ़। अगला लाइन देखिए क्या लिखा हुआ है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है, लेकिन जल संसाधनों की कमी है। लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है। कौन सा? लद्दाख। परंतु यहाँ जल आधारभूत अवसंरचना जब भी आए तो सड़क मान लीजिएगा, टेलीफोन कनेक्शन मान लीजिएगा, बिजली का कनेक्शन मान लीजिएगा। ओके। तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसीलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। अब भारत एक देश है, देश में संसाधनों का आवंटन जो है वो एक समान रूप से नहीं है। कहीं पर पानी ज़्यादा है, कहीं पर कम है, कहीं पर खनिज ज़्यादा, कहीं पर कम है। तो अब सरकार नियोजन की भूमिका में बैठेगी, रेगुलेटर की भूमिका में बैठेगी और क्या करेगी? सबका समान रूप से वितरण सुनिश्चित करने की कोशिश करेगी। सरकार का काम ही यही है कि भले लद्दाख में पानी ना हो लेकिन पानी पहुंचना चाहिए, भले ही राजस्थान में पानी ना हो पानी पहुंचना चाहिए, बिजली भले बिहार में उपलब्ध ना हो, वहां पर नहीं निर्माण हो रहा हो बिजली का, लेकिन बिजली वहां पर पहुंचना चाहिए। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ भले पिछड़े क्षेत्र हैं, संसाधन बहुत है, तो हम वहाँ पर विकास पहुँचाएँगे, वहाँ के संसाधन देश भर पहुँचाएँगे। ये काम किसका होगा? गवर्नमेंट का होता है। इसीलिए हम सरकारों का गठन करते हैं। आपके राज्य पाए जाने वाले संसाधनों की सूची तैयार कर लीजिए। क्रियाकलाप। भारत में संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें निम्नलिखित सोपान है। देश के विभिन्न प्रदेशों के संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना। भारत सरकार ये सब काम करती है, वो तालिका वालिका खूब बनाती है भारत सरकार। और यूपीएससी ने तो पूछ लिया था एक बार तालिका से 2020 के पीटी में सवाल कि वो तालिका के बारे में किस कौन कौन से संसाधन जो है स्ट्रेटेजिक रूप से इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे ही करके एक सवाल पूछा था उसने। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना, संसाधनों का गुणात्मक और मात्रात्मक अनुमान लगाना, मापना, ये सब का सब शामिल है। संसाधन विकास योजनाएं लागू करना, उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल, संस्थागत नियोजन तैयार करना, संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना, ये सब का सब काम कौन करती है? तो गवर्नमेंट करती है। ये सारे काम करती है। स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किए जा रहे हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है ये आप मुझे बताएंगे। जैसे द्वितीय किस पर है तो पीसी महालनोबिस। पहला किस पर आधारित है ये आप मुझे बताएंगे। यूपीपीएससी का सवाल। ज्ञात कीजिए समुदाय भागीदारी की सहायता से समुदाय, ग्राम पंचायत, वार्ड स्तर पर आसपास से कौन से संसाधन विकसित किया जा रहे हैं। ज्ञात कीजिएगा बैठकर। किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है। बिना संसाधन के तो डेवलपमेंट नहीं होगा। अब आपके यहाँ है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके लाइए, बाहर से लाइए, मंगा कर खरीद कर, ठीक है। परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थानों में तदनुरूपी परिवर्तन का अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है। प्रौद्योगिकी और संस्थानों में परिवर्तनों के अभाव में केवल संसाधन होगा आपके पास तो नहीं डेवलपमेंट हो सकता है। जिसका उदाहरण अभी मैंने आपका अफ्रीका का उदाहरण दिया था, उड़ीसा का भी ले सकते हैं। अब तो काफ़ी स्थिति सुधरी है, लेकिन मैं आपको उदाहरण के तौर पर झारखंड का भी दे सकता हूं कि संसाधन तो बहुत हैं लेकिन वो विकसित नहीं हो पाए हैं। क्यों? कारण आप सोचिए। अगला देखिए, इसके विपरीत कुछ ऐसे प्रदेश में जो संसाधनों की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से विकसित हैं, जैसे इजराइल। सिर्फ रेगिस्तान के अलावा कुछ नहीं है उसके पास में, रेत ही रेत है चारों तरफ। वहाँ तो तेल भी नहीं निकलता जैसे अरेबियन कंट्रीज में तेल है, लेकिन फिर भी अपने तकनीक के आधार पर, अपनी कौशल के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, अपनी पॉलिसी के आधार पर दुनिया के मजबूत देशों में उसका नाम आता है, ठीक है। और पर कैपिटा इनकम भी ज़्यादा है, आबादी भी कम है उसकी, फिर भी वो मजबूत देश है। क्या आप संसाधन संपन्न परंतु आर्थिक रूप से पिछड़े, संसाधन विहीन परंतु आर्थिक रूप से विकसित प्रदेशों का नाम बना सकते हैं? ऐसे परिस्थिति होने के कारण बताएगी क्या कारण है। जैसे गोवा एक उदाहरण दे दिया आपको देश में, और पिछड़ा हुआ में आप उड़ीसा का और झारखंड का, इनका नाम ले सकते हैं। अगर बिहार झारखंड एक होते तो बिहार का भी नाम आ जाता। अब तो बिहार के पास संसाधन ही नहीं है, इसलिए इस उदाहरण से बच गया वो, है ना। उपनिवेशों का इतिहास में बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आकर्षण रहे हैं। भारत पर इतने आक्रमण क्यों हुए हैं? एक दिन मैंने ऐसे ही ज्योग्राफी के वीडियो में ही समझाया था, क्योंकि भारत के चारों तरफ भूखे नंगे देशों का लाइन लगा हुआ है। जो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, फलानास्तान, जो बहुत सारे स्थान हैं, वहीं से मैक्सिमम आक्रमण हुए, क्योंकि वहाँ पर संसाधन बहुत कम पाए जाते हैं। हिमालय के पीछे के भाग हैं वो, वहाँ पर वर्षा भी सही से नहीं होती है, खेती भी सही से नहीं होती है, लेकिन वहाँ पर लोग तो रहते ही हैं।
लेकिन भारत उनके मामले में संसाधन संपन्न हमेशा से बहुत ही ज़्यादा रहा, इसलिए भारत पर अटैक ज़्यादा हुए। ठीक है। उपनिवेशकारी देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया तथा उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। अतः संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वहां उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास और संस्थागत परिवर्तन किए जाएं। अब प्रौद्योगिकी विकास पर आके सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। आपकी आंख के ऊपर जो चश्मा लगा हुआ है ना, वो आज खुल जाएगा। क्या है प्रौद्योगिकी का डेवलपमेंट होता है, कैसे लोग बनाते हैं। अच्छा, ह्यूमन रिसोर्स जब क्रिएट होगा तब। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर, अच्छे काबिल इंसान जब बनाया जाएगा तब जाके वहाँ पर टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होगा। नहीं तो टेक्नोलॉजी हमें बाहर से खरीद कर लाना पड़ता है। अब ये लोग कैसे अच्छे बनेंगे? जब उस देश का एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा और वहाँ का हेल्थ अच्छा होगा। इसीलिए बेसिक नीड में क्या आता है? अच्छी एजुकेशन और अच्छी हेल्थ। इससे अच्छे लोगों का निर्माण होगा, अच्छे वर्क फोर्स का निर्माण होगा, साइंस एंड टेक समझने वाले वर्क फोर्स का निर्माण होगा, आर्ट एंड कल्चर समझने वाले वर्क फोर्स का निर्माण होगा, जो फिर किसका निर्माण करेंगे? टेक्नोलॉजी का निर्माण करेंगे, प्रौद्योगिकी का निर्माण करेंगे। और उस प्रौद्योगिकी के निर्माण से क्या होगा? संसाधनों के सही रूप से हम उपयोग कर पाएंगे, नहीं तो ये संसाधन किसी काम के नहीं होंगे। अरेबियन कंट्रीज में तेल सैकड़ों साल से पड़े हुए हैं। उनको पश्चिमी देश वालों ने खोद कर बताया कि जिसको तुम काला काला पानी देखते हो, ये तेल के तौर पर उपयोग हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? ये होता है बेसिक। इसीलिए नीड में क्या है? हेल्थ और एजुकेशन, जिससे अच्छे पढ़े लिखे लोगों का निर्माण हो सके और वो देश के विकास में अपना भागीदारी दे सकें। आईआईटी और आईआईएम अगर आज़ादी के बाद नहीं बनाए गए रहते तो इतने कुशल इंजीनियर्स और मैनेजमेंट के लोग या हॉस्पिटल में जो काम करने वाले डॉक्टर्स हैं, जब डॉक्टर मेडिकल का इंस्टीट्यूट जो खोला गया, वो कैसे हो पाता? इसीलिए आज़ादी के निर्माण के बाद इन संस्थानों की नींव रखी गई थी कि बेहतर मानव संसाधन जब हम बना लेंगे ना, तो मानव प्रौद्योगिकी बनाता है, प्रौद्योगिकी मानव का निर्माण नहीं करता है। ठीक है, आगे बढ़ें। जब वहाँ उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास और संस्थागत परिवर्तन किए जाएं। उपनिवेशों के विभिन्न चरण में भारत ने इन सबका अनुभव किया। अतः भारत विकास सामान्यतः तथा संसाधन विकसित लोगों के मुख्यतः संसाधन को उपलब्धता पर ही आधारित नहीं है, बल्कि इसे प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान काफ़ी सारा रहा है। समझ बनाने की कोशिश कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं संसाधनों का संरक्षण, उसके बाद हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधन का विवेकहीन उपयोग, अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो रही हैं। सामाजिक आर्थिक समस्याएं भी पैदा हो रही हैं। ठीक है, इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। जल का उपयोग अगर आप सही से नहीं करेंगे तो जल की कमी हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगा भौम जल, दूषित हो जाएंगे सारे के सारे जल, जो हैंडपंप है वो सूख जाएंगे। ठीक है, भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों की चिंता का विषय रहा। उदाहरण था गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की। अब यही कोटेशन आपको यूज़ करना है। अगर SDG पर सवाल लॉन्ग फॉर्मेट पूछा जाता है तो हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है। आवश्यकता पूर्ति के लिए हर चीज़ है हमारे पास, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए हमारे पास चीज़ें नहीं हैं। अर्थात हमारे पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। ये गांधी जी ने किसके लिए कहा था? संसाधनों को लेकर अपनी चिंता प्रकट करते हुए कहा था कि हमारे देश में संसाधनों की कमी नहीं है, पेट भरने के लिए हर चीज़ उपलब्ध है, पेटी भरने के लिए हमारे पास चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन ह्रास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति आधुनिक प्रौद्योगिकी के शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। गांधी जी के अनुसार से वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे, इसके स्थान पर अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे। वो बोलते थे कि एक ही आदमी 100 किलो उत्पादन करके अपने पास रख ले वो सही नहीं है, बल्कि 100 आदमी मिलकर 1000 किलो उत्पादन कर ले या 10,000 किलो उत्पादन कर ले, वो ज़्यादा सही रहेगा। सामुदायिक उत्पादन, जिससे समुदाय एक होगा, समान वितरण सुनिश्चित हो पाएगा। संसाधन किसी एक के पास केंद्रीकृत नहीं होंगे। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला जो सिस्टम है वो नहीं चल पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। समझ में आ रहा है आपको? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की।
तत्पश्चात 1974 में सुमेसर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन एक बार फिर से पुनरावृत्त किया। 1987 में ब्रटलैंड आयोग द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान किया गया। इस रिपोर्ट ने सतत पोषणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की संकल्पना प्रस्तुत की और संसाधन संरक्षण की वकालत की। ब्रटलैंड कमीशन कुछ दिन पहले जब एसडीजी का मैंने सवाल दिया था तो उसमें सभी लोगों ने लिखा था इसको। यह रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य शीर्षक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ। इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरो में ब्राज़ील 1942 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में दिया गया, जहां पर एजेंडा 21 को तय किया गया। संसाधन संरक्षण तक हमने कंप्लीट कर लिया। अगले में हम लोग भू संसाधन को देखेंगे और उसको पढ़ेंगे, उसके बाद जल संसाधन को पढ़ेंगे। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। एनसीईआरटी पेड आंसर रूप में अगर आपको जुड़ना हो तो आप मुझे ज़रूर मैसेज कीजिएगा। अच्छे से पढ़िए, अभी से सिस्टमेटिक वे में पढ़िए। 71 बीपीएससी की तैयारी के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो ज़रूर जुड़िए उससे, आपके लिए बेहद बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा वो। अभी से टारगेट करके आपको मैं पढ़वाऊँगा तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। वीडियो जैसा भी लगा हो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।